हेलो हाय आदाब और सत श्री अकाल और एक बार फिर से आ गया हूं मैं आप लोगों के बीच आपका अमराज आरजे हूं 90.4 मेगाहर्ट्ज कम्युनिटी रेडियो ज्ञानवाणी यानी कि ज्ञान की वाणी पर। और आज आप लोगों से बात करने आया हूं मैं दोबारा से CPR यानी कि करंट पल्स रेडियो में। कहने आप सब लोगों से गुड मॉर्निंग माय DY फैमिली। और शुरू करते हैं आज का करंट पल्स रेडियो। आपको पता है कि ताज़ा तरीन खबरें हम लोग आप लोगों के पास लेकर आते हैं और ये सारी खबरें होती हैं BBC हिंदी के माध्यम से। हम उनका धन्यवाद करते हैं। टाइटैनिक हादसा किस वजह से हुई थी इतनी अधिक मौतें? ठीक 113 साल पहले टाइटैनिक एक अंधेरी रात में एक आइसबर्ग से टकरा गया था। उस वक्त जहाज के अधिकांश यात्री नींद के आगोश में थे। हादसे के वक्त टाइटैनिक 41 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था और महज 3 घंटे के अंदर 14 और 15 अप्रैल 1912 की दरमियानी रात में टाइटैनिक अटलांटिक महासागर में समा गया। जिस जहाज के कभी नहीं डूबने की चर्चा थी वो डूब गया। हादसे के 1500 के करीब लोग भी मारे गए। इसे 112 साल बीतने के बाद भी सबसे बड़ा समुद्री हादसा माना जाता है। हादसे की जगह से अवशेषों को सितंबर 1985 में हटाया गया था। हादसे के बाद कनाडा से 650 किलोमीटर की दूरी पर 3843 मीटर की गहराई में जहाज 2 भागों में टूट गया था और दोनों हिस्से एक दूसरे से 800 मीटर दूर हो गए थे। इस हादसे के इतने साल बाद भी आज भी इस हादसे को लेकर रहस्य बना हुआ है। BBC न्यूज़ ब्राजील ने कुछ विशेषज्ञों से बात करके इन्हीं रहस्यों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। ये जहाज डूब नहीं सकता था। इस विशालकाय जहाज के बारे में कहा गया था कि ये डूब नहीं सकता, ईश्वर भी इसे डुबा नहीं सकते। इस भरोसे की अपने वजह भी थी। रियो डी जेनेरियो की फेडरल यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ नेवल एंड ओशन इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर ऑफ इंजीनियरिंग अलेक्जेंडर द पेनो एल्हो ने बताया कि इंजीनियरिंग के लिहाज से देखें तो ये डिजाइन के आधार पर विकसित पहला जहाज था। जहाज में कई वाटर टाइट कंपार्टमेंट बनाए गए थे, यानी अगर जहाज का कोई कमरा पानी से भर जाए तो दूसरे कमरे को डुबो नहीं सकता था। इस जहाज को तैयार करने के दौरान कुछ मुश्किलें भी हुई थी। जहाज की ऊंचाई कितनी रखी जाए ताकि बिजली के तार और पानी के पाइप ठीक से काम करते रहें, इस पर काफ़ी सोच विचार हुआ था। प्रोफेसर अल्हो के मुताबिक इस पर सोच विचार करने के बाद उन लोगों ने जहाज की ऊंचाई निर्धारित की थी। पानी भरने की स्थिति में भी उन लोगों का आकलन था कि पानी छत की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने छत पर भी सुरक्षित कंपार्टमेंट्स बनाए थे, लेकिन तब किसी ने आइसबर्ग से जोरदार टक्कर के बारे में सोचा नहीं होगा। प्रोफेसर अल्हो ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज की मुख्य बॉडी की आधी लंबाई तक सुराख हो गया था। ऐसी परिस्थिति में पानी छत तक पहुंच गया। जहाज में पानी पूरी तरह से भरने लगा था। ऐसी स्थिति में बचाव संभव नहीं होता है। आप पानी निकालने के लिए सभी पंप को सक्रिय कर सकते हैं, तमाम कोशिशें कर सकते हैं, लेकिन पानी जिस रफ्तार से अंदर आ रहा होता है उसी रफ्तार से बाहर नहीं निकाला जा सकता है। जहाज बनाने और नेविगेटर सिविल इंजीनियरिंग थ्योरी बताती हैं टाइटैनिक का प्रचार इस तरह से किया गया था कि ये डूब नहीं सकता है। इसकी वजह यह थी कि बहुत सारे तहखाने बनाए गए थे जो वाटर टाइट दीवारों से बने थे। तहखाने की 2 कतारों में पानी भरने की स्थिति में जहाज डूबने वाला नहीं था, लेकिन आइसबर्ग से टक्कर ने जहाज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स की कई दीवारें नष्ट हो गई थीं। फ्लूमिनेंसी फेडरल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और ट्रांसपोर्ट इंजीनियर ऑरेलो सोरास मूर्ता के मुताबिक टाइटैनिक के वाटर टाइट कंपार्टमेंट को बंद करने की व्यवस्था भी ठीक से काम नहीं कर रही थी। उस दौर में जहाज को बनाने में प्रयुक्त धातु मौजूदा स्टील जितनी मजबूत नहीं थी। सोरास मूर्ता ने बताया जोरदार टक्कर के बाद जहाज के ढांचे में भी बदलाव आ गया था। दरवाजे बंद नहीं हो रहे थे, वो फंस गए थे। उस वक्त भी टाइटैनिक शुद्ध स्टील से बनाया गया था, लेकिन तब का स्टील आज की स्टील जितना मजबूत नहीं होता था। साओ पोलो के मैकेंजी पेरसे बायटेरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और धातु विज्ञान के इंजीनियर जॉन वेतावुक बताते हैं कि 1940 के दशक तक समुद्री जहाज की मुख्य बॉडी धातु के शीट से बनता था। हालांकि बाद में इन जहाज़ों की मुख्य बॉडी बनाने में धातुओं को पिघलाकर इस्तेमाल किया जाने लगा। वेतावुक बताते हैं कि तब से लेकर अब तक तकनीक और सामग्री काफ़ी बदल गई है। अब धातु को पिघलाकर शीशों को जोड़ा जाता है और शीटों को जोड़ा जाता है। स्टील बनाने में भी कार्बन का इस्तेमाल कम होने लगा है और मैग्नीज का इस्तेमाल बढ़ने लगा है। आज का स्टील बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। वेतावुक के मुताबिक आज के समुद्री जहाज पानी, समुद्री लहरों के उतार चढ़ाव और समुद्री तूफानों से तालमेल बैठाने में कहीं ज़्यादा सक्षम होते हैं। ब्लू बैंड हासिल करने की होड़ भरी दुर्घटनाओं के बाद उसकी वजहों में हमेशा मानवीय गलतियां मिलती हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक आइसबर्ग से भरे इलाके से गुजरने की मुश्किलों के बीच भी इस पर जल्दी से सफ़र पूरा करने का अत्यधिक दबाव था। दरअसल ये दबाव ब्लू बैंड को हासिल करने का था। 1839 में शुरू हुआ ये सम्मान अटलांटिक महासागर के सबसे तेजी से पार करने वाले जहाज को मिलता था। टाइटैनिक को इस सम्मान का सबसे जोरदार दावेदार माना गया था।
प्रोफेसर अलोन ने बताया कि उस दौर के हिसाब से टाइटैनिक को बनाने में सबसे बेहतरीन इंजीनियरिंग और तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। उस वक्त समुद्री जहाज को बनाने के लिए दुनिया की बड़ी कंपनियों के बीच होड़ थी। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच उस वक्त सबसे लंबे और तेज गति से चलने वाले जहाज बनाने की होड़ थी। सबसे विशाल और तेज जहाज को आधिकारिक तौर पर ब्लू बैंड मिलता था। किसी भी जहाज के लिए उपलब्धि हासिल करने के लिए पहली यात्रा को सबसे अहम माना जाता था। अलोन के मुताबिक पहली यात्रा के वक्त जहाज की स्थिति सबसे बेहतर होती है। पहली यात्रा में जहाज सबसे तेज गति को हासिल कर सकता है और टाइटैनिक ने भी तेज गति हासिल करने की कोशिश की थी। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाकों में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज की गति धीमी नहीं की क्योंकि वो अटलांटिक महासागर को सबसे तेज गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे। टाइटैनिक अकेला नहीं था। इस जहाज को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बेलफास्ट शहर के हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड को 3 जहाज़ों को तैयार करने का ऑर्डर दिया था। उम्मीद की जा रही थी कि विश्व स्तरीय डिज़ाइन टीम द्वारा निर्मित ये तीनों जहाज़ दुनिया के सबसे लंबे, सुरक्षित और सुविधाओं से युक्त होंगे। इंजीनियर स्टम्प ने बताया, इन परियोजनाओं को उस दौर में खूब प्रचारित भी किया गया था। 1908 से 1915 के बीच निर्मित इन जहाज़ों को ओलंपिक क्लास के जहाज़ कहा गया था। पहले 2 जहाज़ को तैयार करने का काम शुरू हुआ था, 1908 में ओलंपिक और 1909 में टाइटैनिक का। तीसरे जहाज़ जाइगेंटिक का उत्पादन 1911 में शुरू किया गया। हालांकि तीनों जहाज किसी न किसी हादसे में वो शामिल ही रहे। ओलंपिक जहाज की सेवा जून 1911 में शुरू हुई थी। उसी साल ही एक युद्धपोत से टकरा गया था। मरम्मत के बाद इसकी सेवा फिर से शुरू हुई। पहले विश्व युद्ध के समय ब्रितानी नौसेना ने इसका इस्तेमाल सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए किया था। 1918 में ये एक जर्मन पनडुब्बी से टकरा गया था। मरम्मत के बाद 1920 से फिर इसका इस्तेमाल शुरू हुआ। पुराने और भरोसेमंद माने जाने वाले इस जहाज का इस्तेमाल 1935 तक किया गया। टाइटैनिक ने अपनी पहली यात्रा 10 अप्रैल 1912 को शुरू की थी। साउथहैम्पटन बंदरगाह के बाहर एक अन्य जहाज से ये टकराते टकराते बचा था। 14 अप्रैल को ये एक ऐतिहासिक हादसे का शिकार हो गया। जाइगेंटिक का भी बहुत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका नाम बदलकर ब्रिटानिक कर दिया गया था। ब्रिटिश नौसेना ने इससे पहले विश्व युद्ध के दौरान अस्पताल में तब्दील कर दिया था। ये जहाज नवंबर 1916 में डूब गया था। अपने समय में ये तीनों जहाज काफी विशालकाय थे और आज की तुलना में ये बहुत छोटे कहे जाएंगे। मूर्ता कहते हैं आज के जहाजों की तुलना में वे नौका पर थे। टाइटैनिक की लंबाई 269 मीटर थी। चालक दल और यात्रियों को मिलाकर इस पर करीब 3,300 लोगों के ठहरने की सुविधा थी। आज का सबसे बड़े समुद्री यात्रियों का जहाज वंडर ऑफ द सी है जो 362 मीटर लंबा है और इस जहाज पर चालक दल के 2,300 सदस्यों के साथ 7,000 यात्री यात्रा कर सकते हैं। इतनी मौतों की असली वजह क्या थी? टाइटैनिक हादसे में करीब 1500 लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर करने की कोशिशें शुरू हुई। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिए इस हादसे के बाद से रेडार जैसे उपकरणों का इस्तेमाल शुरू किया गया। प्रोफेसर अलोन बताते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही रेडार का इस्तेमाल शुरू हुआ था। इससे पहले सब कुछ देखने पर निर्भर था। एक नाविक को उस ऊंचाई पर बैठाया जाता था जहाँ से वो सामने आने वाले हिमखंड वगैरह को देखकर अलर्ट कर सके। यही तरीका था। जहाज़ की तेज गति से चलने की स्थिति में ये सुरक्षित नहीं था। टाइटैनिक हादसे के सुरक्षा के प्रावधानों पर जोर दिया गया। टाइटैनिक हादसे में बहुत सारे लोगों की मौत इसलिए हुई थी क्योंकि उनके लिए लाइफ बोट नहीं थे। प्रोफेसर अलोन बताते हैं जहाज कभी डूब नहीं सकता है। इस धारणा के चलते जहाज में आधे ही लाइफ बोट रखे गए थे। वहीं मूर्ता ने बताया था समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा के लिहाज से यह हादसा एक अहम पड़ाव साबित हुआ। समुद्री जहाज़ों की सुरक्षा को लेकर संस्थागत ढांचा बनाया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा मापदंडों का ख्याल रखा गया। उसको लगातार बेहतर करने की योजना पर काम किया गया। आज के समय में रडार और सोनार तो काफ़ी पहले आइसबर्ग का पता लगा लेते हैं। आज समुद्री यात्राओं के दौरान समुद्र मैपिंग या समुद्री यात्राओं के चार्ट कहीं ज़्यादा आधुनिक रूप में मौजूद हैं। आप लोगों के पास लेकर आया हूँ आज का CPR यानी करंट पल्स रेडियो। बने रहिए मेरे साथ 90.4 मेगाहर्ट्ज़ कम्युनिटी रेडियो नैनवाणी पर। थैंक यू सो मच।